नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा और कहा कि इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग की। साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन कर उनकी शिकायत की स्थिति जानते हुए कार्रवाई की जानकारी ली। सीएम हेल्पलाइन मॉनिटरिंग के बारे में बात करते हुए धामी ने कहा कि मॉनिटरिंग के दौरान मैं खुद देखता हूं कि शिकायतकर्ताओं को किस तरह की कितनी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों का निवारण हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है। संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है। उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, यूके SSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मौतौलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांग पर गंभीरता से कदम उठा चुकी है और सीबीआई जांच के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी गई है। के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हैं और हमारे देवी देवताओं ने भी इनके साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया है। हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव
वन्य जीव संघर्ष भी। बहुत धीमी गति से आप लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है और वहीं इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन इससे राजीव प्रताप का परिवार संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत का कारण जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहा। जिस प्रकार लग रहा है और जितने दिनों बाद शव मिला है, कार पहले मिल जाती है, शव बहुत दिनों बाद मिलता है और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि उसके शरीर यथावत था। और जिस हड़बड़ी में जो एसआईटी टीम गठित की गई उसका बयान आया है, मतलब गठित बाद में हुई, बयान पहले आ गया कि ये मौत जो है एक्सीडेंटल लगती, तो इससे सब चीज़ों पर एक बड़ा कुहासा छा गया। खबर देहरादून से है, जहां 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की आधी आबादी किस तरह अपनी सशक्त भूमिका निभा सकती है, इसके लिए उत्तराखंड द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए। तो आपको बता दें कि सचिवालय की एचआरडीसी बिल्डिंग में वर्चुअल बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मांग करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों को मिलने वाले बजट में से 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कौशल युक्त वर्क फोर्स तैयार किया जाए और कार्मिकों की अहता में भी तकनीकी स्थिति शामिल की जानी जरूरी है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जी के द्वारा एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ और यह परामर्श कार्यशाला वर्चुअली देश भर के हमारे सभी ईडब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्रीज में आज जुड़े, जिसमें आने वाले 2047 में विकसित भारत में महिलाओं के दृष्टिगत कितने सुधारों की योजनाओं के अंतर्गत सुधारों की संस्थागत रूप से सुधारों की अथवा सुधारों में अनुपालन बोझ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उस दृष्टिगत सभी राज्यों से सुझाव लिए जा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की ओर से हमने कुछ सुझाव अपनी ओर से उनको दिए हैं, जिसमें हमारे जो दीर्घकालीन सुझाव है जिस पे यदि हम लोग काम करते हैं तो आने वाले समय में महिलाओं के हित में 2047 में बहुत अमूलजूल परिवर्तन आएंगे। जिसमें एक सुझाव था स्थानीय निकायों में समावेश का होना, यानी कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं उसमें जो बजट है उसमें वो बजट का आवंटन महिला और शिशु के लिए 10% का रखा जाने का एक सुझाव। पौड़ी जनपद में चल रही शहीद सम्मान यात्रा शौर्य और बलिदान की अमर गाथा बनकर उभर रही है। इस पवित्र यात्रा के तहत जनपद के 20 शहीदों के आंगन की मिट्टी संग्रहित की जा रही है। ये मिट्टी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित शौर्य स्थलों और शहीद स्मारकों में अमर प्रतीक के रूप में सुरक्षित की जाएगी। अब तक 20 शहीदों के घरों से संग्रहित की जा रही मिट्टी को लैंसडाउन में सुरक्षित रखा गया है। वहीं शेष शहीदों के घरों से मिट्टी संग्रहण को लेकर कलेक्ट्रेट से विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा शहीद सम्मान यात्रा का फ्लैग ऑफ किया गया। इस अवसर पर विधायक पौड़ी ने कहा कि ये यात्रा केवल श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि शहीद परिवारों के गर्व और समाज के लिए प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरेगी। तो विधायक ने आगे कहा कि यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में भव्य कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें शहीद परिवारों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता रहेगी। तारीख जो लैंसडाउन में शहीद सम्मान होना है उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबो क्षेत्र में हैं उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंसडाउन में सम्मिलित की जाएगी
और वहाँ पर 26 जो लैंसडाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं, जहाँ से मिट्टी आ चुकी है, उनके साथ ये मिल जाएंगे। टोटल 29 लोगों की जो शहीद थे उनके घरों की मिट्टी एक साथ इकट्ठा होकर अपने जो सैन्य धाम बन रहा है उसमें सम्मिलित की जाएगी। और उनके जो परिवारजन हैं, मैं समझता हूँ कि परसों हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लैंसडाउन में पहुँच रहे हैं और उन शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत गौरवशाली दिन परसों होने वाला है, ऐतिहासिक दिन होने वाला है। मैं इस अवसर पर सभी सैन्य परिवारों को बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे जनपद में 30 शहीद सैनिक परिवार हैं, जहां पर उनके परिवारों के से ये मिट्टी वहां से लाया जा रहा है, जिसमें से आज तक लगभग 25 परिवारों से वो मिट्टी संकलित कर ली गई है। 5 आज पाबो ब्लॉक से, द्वारिखाल से और ग्वाड़मल्ला, ये 5 इन क्षेत्रों से भी आज ये मिट्टी संकलित की जाएगी और इन सबको लेके हमारा जो लैंसडाउन छावनी है वहाँ पर इसको संकलित किया जाएगा। अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शहीद सम्मान यात्रा 0.2 में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और शहीद परिवार, पूर्व सैनिक, गणमान्य नागरिक शामिल हुए। शहीद सम्मान यात्रा 2 के रूप में पूरे प्रदेश में ये यात्रा का संचालन हो रहा है। अल्मोड़ा जनपद में जो 2021 के बाद 4 सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी कलश में संग्रहण की है। यह यात्रा यहाँ से लैंसडाउन जाएगी और लैंसडाउन के बाद वही शहीद सम्मान के साथ हमारे शहीद सम्मान इस यात्रा के माध्यम से देहरादून में जो स्मारक बनाया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके ध्यान में माता पिता भी दोनों आए हैं, मैं पहले से भी जानता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो उत्तराखंड के देहरादून से है। बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मानसून की विदाई के बावजूद नहीं थम रहा बारिश का मौसम यहाँ पे, और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दे दी गई है देहरादून में। तो UKSSC मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, साथ ही इसकी CBI जांच भी हो, जिसके चलते UKSSC अध्यक्ष को निलंबित जैसी मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच कर प्रदर्शन किया। तो जिस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, CBI जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने CBI जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी
की कोशिश रही है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूके की परीक्षा से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी की पहचान की गई है। तो सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज से 3 आवेदन आरोपी ने कई प्रमाण पत्र लगाए और ये सारे प्रमाण पत्र फर्जी थे। तो शुक्रवार को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया है। तो सेवा योजन विभाग की एम्प्लॉय आईडी भी फर्जी थी और गिरफ्तारी के लिए टीम 1 गठित कर दी गई है। तो आरोपी ने कई फर्जी दस्तावेज लगाए गए और 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का उसने इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सेवा योजन विभाग की एम्प्लॉय भर्ती को लेकर और गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित भी यहां पे कर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। कोटद्वार विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अब सत्याग्रह यात्रा के जरिए अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने झंडा चौक से लेकर तहसील तक सत्याग्रह यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि जब सरकारें और उनके अनुमान में जनता के प्रति असंवेदनशील हो जाए तो इस प्रकार की यात्रा निकालनी पड़ती है। समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाती है। जब सरकार जनता की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देती है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का सहारा लिया था और देश को आज़ाद कर डाला था, फिरंगियों को बाहर भगा दिया था। अब हमने सत्याग्रह उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए यूके पेपर लीक प्रकरण राज्य की साख और युवाओं के भविष्य पर गहरी चोट कर गया। तो वहीं इस प्रकरण ने न सिर्फ सिस्टम की पोल खोली बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अब यूके ने सख्त तेवर अपनाते हुए नए नियम और कड़े इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी और स्मार्ट मोटर से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर यूपीसीएल मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है। छेड़खानी का तुरंत के तुरंत जानकारी डिपार्टमेंट को हो जाती है। जैसे ही स्मार्ट मीटर को टच करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, हमारे सब स्टेशन पर लगे हुए मीटर को प्रयास किया, एक कुत्सित प्रयास किया, जिस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही मीटर को उन्होंने टच किया तो मीटर ने उसमें अपना बता दिया कि किस फेज को क्यों टच किया गया और उसकी कवर को टच किया गया। तो वो डर करके भागे और डर के भागने पर पुलिस, चूंकि हमारे परिसर से लगी हुई क्षेत्र में ही पुलिस रहती है, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको मीटर को छेड़खानी कर दें, लेकिन छेड़खानी में सफल नहीं हो पाए। फिर भी एहतियात के तौर पर हम समस्त जितने भी मीटर उससे संबंधित है वो मीटर प्लस कंज्यूमर एंड पे जो मीटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीटर है, उसकी भी दोनों की मीटर को सील कर दिया गया। साथ साथ दोनों मीटर्स को सील कर दिया गया है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है। हर साल दशहरे से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। दशहरे की रात से 19 अक्टूबर तक भीमगौड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहर बंद कर दी है। तो 17 दिनों की गंग नहर बंदी में नहर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है, तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं,
उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना संभव हो सके। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सभी धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित होने के साथ ही यात्रियों का आंकड़ा भी 46 लाख के पार पहुंच चुका है, जिस पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि अभी यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। तो अब यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है और कल जैसे लगभग 16,000 के आसपास यात्री आए थे, गत वर्ष से तुलना करें तो लगभग वो हमारा आंकड़ा टच हो गया है। लगभग 46,11,000 के यात्री अब तक आ चुके हैं और आपको पता है कि 22 और 23 तारीख को 3 धामों का और बद्रीनाथ जी का भी काफी समय है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अब मौसम भी साथ दे रहा है और कहीं पे कोई बाधा नहीं है, तो यात्रियों का फ्लो तेज होगा। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी 3 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 सितंबर की शाम सुमित चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो है युवक के साथ के ही 3 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो भी प्रकरण आया है उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई। के पास एक देसी 5 फायर राउंड वाली जो है रिवॉल्वर बरामद हुई है और रिवॉल्वर कहाँ से आई है इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की जा रही है। उसी कॉलोनी क्षेत्र के ही निवासी हैं, कनखल क्षेत्रीय निवासी हैं और मृतक के ही आपस में जो ये सब दोस्त। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।